हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोमा और शुरू करते हैं प्यार के इम्तिहान भाग 4। आदित्य और ईशानी एक ही बिस्तर पर। आदित्य और ईशानी रात में गांव में ही रुकने का फैसला करते हैं। उन्हें देखकर लक्ष्मी जी बोली, बेटा आप दोनों भी भीग चुके हो, आप दोनों कपड़े बदल लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। इस पर ईशानी कहती है, पर हमारे पास कपड़े नहीं हैं। तभी दादी जी बोली, कोई बात नहीं, तुम दोनों मेरे साथ आओ। वह उन दोनों को एक कमरे में ले जाती हैं। यह कमरा बहुत बड़ा तो नहीं था, पर साफ सुथरा और सलीके से सजा हुआ था। कमरे की दीवारों पर कुछ तस्वीरें लगी हुई थी। ईशानी उन तस्वीरों की तरफ देखने लगी। लक्ष्मी जी ईशानी के मन की बात समझ गई और बोली, यह हमारा बेटा है आशीष और उसकी पत्नी नेहा। यह अब यहाँ नहीं रहता। आशीष जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था और इसलिए वह नौकरी करने विदेश चला गया और अब वहीं का होकर रह गया। यह कहते समय उनके चेहरे पर उदासी छा गई। पहले वह हर साल हमसे मिलने आता था, पर अब तो कई साल हो गए उसे आए। लगता है वह भूल गया है कि इस दुनिया में उसके माँ बाप भी रहते हैं, जिन्होंने उसे पैदा किया और पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। और अब वह इतना बड़ा हो गया है कि उसे अपने माँ बाप भी दिखाई नहीं देते। यह सच कहते हुए उनकी आंखों में हल्की नमी आ गई, जिसे उन्होंने फौरन छुपा लिया और ईशानी से बोली, इस अलमारी में मेरे बेटे और बहू के कुछ कपड़े हैं, तुम दोनों उनमें से ही कुछ पहन लो। तब तक मैं तुम्हारी दादाजी को देखती हूँ। कुछ ही देर में आदित्य और ईशानी अपने कपड़े बदल कर कमरे से बाहर आए। बाहर पूरन दादाजी के पैरों में मालिश कर रहा था और दादी जी रसोई में कुछ बना रही थी। आदित्य दादाजी के पास बैठ गया और ईशानी दादी के पास रसोई में उनकी मदद कराने लगी। जल्दी वे दोनों चाय और कुछ खाने के लिए लेकर बाहर आई। ईशानी ने सभी को चाय दी और सभी चाय पीते पीते बात करने लगे। बातें ही बातों में दादी जी ने पूछा, बेटा कितना समय हो गया है तुम दोनों की शादी को? यह सुनते ही आदित्य और ईशानी, जो कि चाय पी रहे थे, दोनों के ही हाथ रुक गए और वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जैसे ही ईशानी यह कहने वाली थी कि उनकी शादी नहीं हुई, तभी आदित्य बोला, अभी कुछ ही समय हुआ है। दादी जी बोली, अच्छा तो यहाँ घूमने आए हो? इस पर आदित्य ने हाँ में सिर हिला दिया। ईशानी तो बस आदित्य को घूर रही थी और उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी कि आदित्य ये कैसी बातें कर रहा है कि हमारी शादी हो गई। मगर सभी के सामने वह यह बात नहीं पूछ सकती थी, इसलिए उसने सही समय का इंतज़ार करने का सोचा। बहुत सारी बातें करने के बाद दादाजी ने कहा, बहुत रात हो गई है, अब सबको आराम करना चाहिए। यह सुनकर सभी अपने अपने कमरे में चले गए। आदित्य और ईशानी भी कमरे में आ गए। कमरे में आते ही ईशानी ने फौरन दरवाज़ा बंद किया और आदित्य की तरफ देखने लगी, जैसे पूछना चाहती हो कि बाहर वह सब क्या था। आदित्य भी ईशानी की नज़रों का मतलब समझ रहा था। वह बोला, पूछो क्या पूछना चाहती हो? अब ईशानी हैरानी से उसे देख रही थी कि यह आदमी कैसे मेरे मन की बात जान जाता है। तभी आदित्य बोला, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी आंखें वो कह देती हैं जो तुम्हारी जुबान नहीं कह पाती। यह सुनकर ईशानी ने फौरन अपनी आंखें झुका ली। उसे इस तरह देखकर आदित्य के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आदित्य ने फिर कहा, अब तुम्हें कुछ पूछना नहीं है? यह सुनते ही ईशानी ने आदित्य की तरफ देखा और पूछा, वह आप बाहर क्या कह रहे थे कि हमारी शादी हो गई है और हम यहाँ घूमने आए हैं? आदित्य ने ईशानी को बैठने का इशारा किया। ईशानी वहीं बेड पर बैठ गई। तब आदित्य बोला, यह गांव है, यहाँ के लोगों की सोच शहरी लोगों की तरह नहीं है। अगर उन्हें पता चला कि हम पति पत्नी नहीं हैं, तो वह हमारे बारे में बहुत गलत सोचेंगे और हम दोनों को एक घटिया इंसान समझेंगे, क्योंकि उनकी नज़र में सिर्फ पति पत्नी ही इस तरह साथ घूम फिर सकते हैं। यह गांव है, यहाँ के लोग अब भी अपनी संस्कृति और संस्कारों को मानते हैं, इसलिए मैंने यह सब कहा। और वैसे भी सुबह तो हम यहाँ से चले ही जाएंगे,
तो बस एक रात के लिए ही मैंने यह झूठ बोला है। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था, नहीं तो यह लोग अभी इसी वक्त हमें यहाँ से निकाल देते। ईशानी को भी आदित्य की बात सही लगी, मगर दादाजी और दादी जी से झूठ बोलने का दुख उसे बहुत था, जिससे वह थोड़ा गिल्टी फील कर रही थी। यही हाल आदित्य का भी था। वह भी इन लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहता था, मगर वह भी मजबूर था, क्योंकि ईशानी को लेकर रात में सफ़र करना उसे ठीक नहीं लग रहा था और मौसम भी खराब था, जिससे ईशानी की तबीयत खराब हो सकती थी। अब उन दोनों के सामने एक और परेशानी थी, और वह थी कि वे दोनों सोएंगे कहाँ। कमरे में एक पलंग और 2 कुर्सियाँ थीं। पलंग बहुत बड़ा नहीं था, मगर 2 लोगों के लिए काफ़ी था, पर वे दोनों एक साथ पलंग पर नहीं सो सकते थे। इसलिए आदित्य ने कहा, तुम पलंग पर सो जाओ। तभी ईशानी बोली, मगर आप कहाँ सोएंगे? आदित्य ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं यहीं कुर्सी पर ठीक हूँ। पर ईशानी जानती थी कि आदित्य भी थका हुआ है। आज पूरा दिन उसने बाइक चलाई है, तो नींद तो उसे ज़रूर आ रही होगी, मगर वह क्या कर सकती थी। एक बार तो उसने सोचा भी कि आदित्य से कह दे, आप भी पलंग पर ही सो जाएं और हम बीच में तकिया रख लेंगे। मगर यह सोचकर वह चुप हो गई कि कहीं आदित्य उसे गलत न समझ ले, और पलंग पर जाकर लेट गई। उधर आदित्य एक कुर्सी पर बैठ गया और दूसरी कुर्सी पर उसने अपने पैर रख लिए। आदित्य कुर्सियों पर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करने लगा, मगर कहाँ उसका लंबा चौड़ा शरीर और कहाँ यह 2 छोटी छोटी कुर्सियाँ। कुछ देर तक तो वह ऐसे ही इधर उधर होकर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता रहा, मगर वह उन कुर्सियों में एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। तभी उसकी नज़र ईशानी पर पड़ी, जो कि आराम से बेड पर सो रही थी। सोई हुई ईशानी बहुत प्यारी लग रही थी, और आदित्य उसके प्यारे से चेहरे में कहीं खो सा गया। ऐसा नहीं था कि उसके आसपास लड़कियां नहीं रहती थीं। लड़कियां तो तितलियों की तरह उस पर मंडराती रहती थीं, मगर उसने कभी उन लड़कियों की तरफ देखा भी नहीं था। कभी कभी तो उसके दोस्त उसे चिढ़ाते भी थे कि उसको लड़कियों में इंटरेस्ट है भी या नहीं, मगर वह उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। ईशानी को देखते हुए आदित्य को वह पल याद आने लगे जब वह दोनों करीब थे। ईशानी का उसके गले लगना, उसका हाथ पकड़ना, उसके सीने से लगना और उनका वह किस का ध्यान आते ही आदित्य का ध्यान ईशानी के होठों पर चला गया। इस वक्त ईशानी के होठ उसे बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लग रहे थे, जिन्हें देखते ही उसका गला सूखने लगा। उसका मन कर रहा था कि वह इन गुलाब की पंखुड़ियों को छूकर उन्हें महसूस करे, मगर उसने फौरन इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दिया। उसने अपनी नज़र ईशानी पर से हटाई और सोने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। अभी उसे नींद आए कुछ ही देर हुई होगी कि एक चीख की आवाज़ से उसकी आंखें खुल गई। उसने देखा ईशानी बिस्तर पर बैठी हुई है और ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही है। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ है। यह देखते ही आदित्य जल्दी से ईशानी के पास आया और उसके सामने पलंग पर बैठ गया। वह ईशानी से पूछने लगा, तुम ठीक हो? इस बार बार पूछने पर भी जब ईशानी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उसने ईशानी को कंधों से पकड़कर जोर से हिलाया, जिससे ईशानी होश में आई। उसने आदित्य की तरफ देखा और जल्दी से उसके गले लगकर रोने लगी। वह रोते रोते बोल रही थी कि उन्होंने माँ पापा को मार दिया, उन्होंने माँ पापा को मार दिया। वह बार बार सिर्फ यही बोल रही थी। अब आदित्य को समझ आ गया था कि ईशानी को अपने माँ पापा की मौत का ट्रॉमा है, जिससे उसे पैनिक अटैक आते हैं। उसने भी ईशानी की पीठ पर अपना हाथ रखा और उसकी पीठ सहलाने लगा। धीरे धीरे ईशानी शांत हो गई, मगर उसने अब भी आदित्य को नहीं छोड़ा। आदित्य ने भी उसे अलग नहीं किया। कुछ देर बाद आदित्य को ईशानी की धीमी धीमी सांसों की आवाज़ आने लगी, जिससे वह समझ गया कि ईशानी सो गई है। उसने धीरे से ईशानी को बेड पर लेटाया, पर जैसे ही वह उठने को हुआ, उसे एहसास हुआ कि ईशानी ने उसे अब भी कस कर पकड़ा हुआ है।
उसने कई बार ईशानी को अपने से दूर करने की कोशिश की, मगर वह जितना ईशानी को दूर करता, ईशानी उतना ही कसकर उसे पकड़ लेती। थक कर वह ऐसे ही लेट गया और थोड़ी देर में उसे भी नींद आ गई। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे थे। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको मेरी कहानी का आज का यह भाग? अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी यह कहानी कैसे लग रही है।